नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी के अंतर्गत हम राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित कॉलेज लेक्चरर हिंदी विषय के सिलेबस में जो बदलाव हुए हैं उन पर आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्जाम डेट आ चुकी है, अप्रैल में यह एग्जाम प्रस्तावित है और इसका सिलेबस आया है और अभी आरपीएससी ने सिलेबस को बदल दिया है। क्या क्या चीजें नई हमारे सिलेबस में जुड़ गई हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इनकी तैयारी हमें किस प्रकार करनी है, कहां से कर सकते हैं और कौन सी पुस्तकें इसके लिए उपयोगी हैं, इन सभी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। हिंदी के दोनों प्रश्न पत्र, हिंदी के दो प्रश्न, प्रत्येक विषय के दो प्रश्न पत्र होते हैं, तो प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों पर व्यापक रूप से चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र, यानी कि हिंदी का जो हमारा पहला प्रश्न पत्र होगा वह कैसा होगा। उससे पहले, उसका सिलेबस देखने से पहले कुछ प्रमुख चीजें हम देख लेते हैं। देखिए, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर 6 बिंदु उसमें दिए हुए हैं। पहला, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 75, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा 150, यानी 150 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं जो कि 75 नंबर के होंगे। ड्यूरेशन ऑफ पेपर, पेपर की अवधि 3 घंटे का समय, 3 घंटे में 150 प्रश्न सॉल्व करने हैं, यानी काफी अच्छा समय हमारे पास है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी प्रश्नों के नंबर बराबर होंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, तो ये नकारात्मक जो अंकन है वो इसमें रहेगा, आपके नेगेटिव मार्किंग इस पे लागू होगी। अर्थात हमें सभी प्रश्न नहीं करने हैं। जिन प्रश्नों के बारे में हम श्योर हों, सबसे पहले उन प्रश्नों को करना है। फिर हमें लगे कि ये थोड़े कम, यदि ठीक है तो फिर ज्यादा सॉल्व नहीं करने हैं। अगर लगे कि थोड़े कम हो रहे हैं तो उसके बाद जिनमें 2 प्रश्नों में, 4 ऑप्शंस में से जहां 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, बस वही प्रश्न करने हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर निश्चित नहीं है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, वहां तुक्का नहीं लगाना है, चाहे कितने भी कम पेपर में करके आए, लेकिन बिल्कुल हवा में तीर नहीं चलाना। हाँ, इंटेलिजेंसी गैस कर सकते हैं, एलिमिनेशन द्वारा भी निकाल सकते हैं कि ये 3 नहीं है तो ये 1 होगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। वो बहुत सारी ट्रिक्स हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आज सिर्फ चर्चा करेंगे अपने सिलेबस के बारे में। पहले जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसको 5 इकाइयों में इन्होंने विभाजित किया है। पहली इकाई है हिंदी भाषा तथा व्याकरण, दूसरी है काव्य शास्त्र, तीसरी है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, चौथी है आदि मध्यकालीन पाठ और 5वां है आधुनिक काल के निर्धारित पाठ। इन 5 इकाइयों में प्रथम प्रश्न के समस्त सिलेबस को विभाजित किया है आरपीएससी ने। भाषा या व्याकरण के अंतर्गत वही प्रश्न है, वही टॉपिक्स हैं जो अन्य परीक्षाओं में भी लगे हुए हैं, चाहे आप नेट की देख लीजिए या पीसीटी की देख लीजिए। कोई ऐसा विशेष अलग से सिलेबस इसका नहीं है। फिर भी देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट में आपको पढ़ के सुनाऊंगी। हिंदी भाषा एवं व्याकरण के अंतर्गत जो टॉपिक हमें पढ़ने वे हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के अंतर्गत राजस्थानी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी और भोजपुरी 5 बोलियां हमें अच्छे से देखना है कि ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं। राजस्थानी भाषा के प्राचीन स्वरूप के अंतर्गत हमें डिंगल, राजस्थान की प्रमुख बोलियां मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मालवी, बागड़ी, इनसे संबंधित पढ़ना है। राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति तथा मानक हिंदी, देवनागरी लिपि की विशेषताएं तथा मानकीकरण, ये सभी टॉपिक हमें पढ़कर जाने हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सबसे पहले हमें जो वर्तमान में मानक वर्णमाला है, जिसके अंतर्गत 52 वर्ण है, उनकी जानकारी होनी चाहिए। शब्द तथा शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वाक्य, वाक्य भेद, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि, ये सभी सिंपल से टॉपिक हैं। इसके अलावा अन्य एक टॉपिक हमें पढ़ना है शब्द के व्याकरणिक प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। जैसा कि एक अव्यय पूछा था, चक्रपाणी दर्शनार्थ, ये अभी पुराने पेपर जब मैं आपको यूपी पीजीटी वाले सॉल्व करवा रही थी तब ये थोड़ा सा कठिन, एक सीधा ये अव्यय पूछ लिए जाते हैं और थोड़ा सा इसमें गहराई से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हिंदी भाषा एवं व्याकरण 1 इकाई आपकी ये हो गई, इसके अंतर्गत ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। दूसरी इकाई हमारी भारतीय काव्य शास्त्र की है, उसके अंतर्गत काव्य की परिभाषा, काव्य लक्षण, हेतु, प्रयोजन, साहित्य का स्वरूप, ये पढ़ना है। दूसरे पॉइंट पे काव्य शास्त्र का तात्पर्य, रस सिद्धांत तथा साधारणीकरण, रस निष्पत्ति, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत।
तीसरे पॉइंट में अलंकार के अंतर्गत हमें कौन कौन से अलंकार पढ़ने? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिवान, विभावना, यवण, वयन, सगाई, विभावना, आपनुहुति और मानवीकरण, ये पढ़ने। छंद के अंतर्गत परिभाषा तथा मैं तो दोहा, चौपाई, सोरठा, उल्लाला, छप्पे, कुंडलिया, गीतिका, हरिगीतिका, मंद, अक्रांता, द्रुत, विलंबित और कवित, ये छंदों की जानकारी हमें भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत होनी चाहिए। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमें पढ़ना है प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का काव्य सिद्धांत, अनुकरण, विरेचन और त्रासदी, लॉन्जाइन्स की उद्दास सिद्धांत, क्रॉन्चे का अभिव्यंजना सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत, टी.एस. इलियट का परंपरा एवं निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, उत्तर आधुनिकता तथा विखंडनवाद। तो ये सभी टॉपिक, ये जो आपके पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र के हैं, ये आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अभी यानी कि आज है 27 जनवरी 2021, तो आज की तिथि में तो काव्य शास्त्र वाले टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी परीक्षा से पूर्व ये मिल जाएंगे, मैं इनको आपको करवा दूंगी। बाकी आपके पास कोई पुस्तक है तो उसमें से तैयार कर सकते हैं, नहीं है तो चिंतित नहीं होना है। चौथा, इन्होंने आदिकाल और मध्यकालीन हिंदी साहित्य को प्रमुखतः हम 3 भागों में बांटते हैं, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो मध्यकाल के अंतर्गत, आदिकाल और मध्यकाल के अंतर्गत हमें कौन कौन से पाठ निर्धारित किए हैं आरपीएससी ने, उनकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में अधिक से अधिक इस नए वाले सिलेबस को आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए। आपके जो संपूर्ण ये हिंदी की तैयारी है, हिंदी विषय का आपका ये जो सिलेबस है, पूरे सिलेबस की निःशुल्क तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में जो आप घंटी वाला बटन दबाएंगे तो ऑल ऑप्शन आएगा, उसको दबाइएगा ताकि डेली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपका पूरा सिलेबस परीक्षा से पूर्व करवा दिया जाएगा निःशुल्क रूप से। उसमें नोट्स भी मैं आपको दूंगी, प्रैक्टिस सेट्स भी दूंगी और आपके ये जो जितनी भी किताबें वगैरह लगी हुई हैं ये सब भी मैं आपको करवा दूंगी। लेकिन वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, आपको बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी सब कुछ मैं आपके लिए तैयार करके दे दूंगी। समग्र अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ है हमको पृथ्वीराज रासो, पद्मावती समेत चंद्रवरदाई का, ये पढ़ना है। कबीर ग्रंथावली, संपादक श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के आरंभिक 20 पद, साखियां, गुरु को अंग और विरह को अंग पढ़ना है। मीरा बतावली पढ़नी हमें नरोत्तम स्वामी की। भ्रमर गीत सार हमें पढ़ना है शुक्ल द्वारा 21 से लेके 50 पद तक। जायसी ग्रंथावली में नागवती वियोग खंड पढ़ना है हमें रामचंद्र शुक्ल का। तुलसीदास की विनय पत्रिका पढ़नी है, वियोगी हरि जी की, पद संख्या 137 से 161 तक। बिहारी रत्नाकर पढ़ना है, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर का पढ़ना है, आरंभ के 25 दोहे। घनानंद कवि तो कौन सा वाला पढ़ना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का 1 से 25 तक छंद। अब देखिए ये बहुत सारी ये ऐसे ग्रंथ हैं जो नेट में भी लगे रहते हैं, पीजीटी में भी लगे रहते हैं, बस पद संख्या बदली हुई है। तो यदि आपके पास पहले से पुस्तकें हैं या आप नेट या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको क्रॉस चेक कर लेना है कि ये आप उसके अंतर्गत हो सकता है पढ़ चुके हो। बाकी मैं आपको आगे इससे संबंधित जानकारी दे दूंगी। अब आधुनिक काल के अंतर्गत कौन कौन से पाठ निर्धारित कर रखे हैं? आधुनिक काल के अंतर्गत जितनी भी आपकी रचनाएं इन्होंने या किताबें यहाँ लगाई हुई हैं, वो सभी किताबें और सभी रचनाएं आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और अभी कौन सी उपलब्ध है नेट के अकॉर्डिंग वो बता देती हूँ। कामायनी जयशंकर प्रसाद की चिंता तथा श्रद्धा सर्ग आपको पढ़ना है, ये बिल्कुल आपको मिल जाएगा। अभी जल्दी ही मैं इसे करवा दूंगी क्योंकि नेट के लिए भी करना है। राम की शक्ति पूजा नेट में भी लगी हुई है, आपको मिल जाएगी चैनल पे ही। अंधेरे में मुक्तिबोध की कविता है, प्लेलिस्ट बनी हुई है मुक्तिबोध की कविताएं, वहां आपको मुक्तिबोध की 3 कविताएं दी हुई है नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपको सिर्फ अंधेरे में पढ़नी है। गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है, चैनल पे पूरा उपलब्ध है, अभी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूरा मिल जाएगा, क्रमबद्ध रूप से पूरा पढ़ना है, कहीं से भी पंक्तियां और कथन पूछे जा सकते हैं, केवल पात्र रटकर आप मत जाइएगा, पढ़ा दिया जाए, पढ़ा चुकी हूं मैं। त्यागपत्र जैनेन्द्र का है, महाभोज मनु भंडारी का, दोनों आपको पढ़ा दूंगी मैं चैनल पे। और निबंधों में श्रद्धा एवं भक्ति रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल के निबंध जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित है, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और एक निबंध की प्लेलिस्ट है, एक रामचंद्र शुक्ल की प्लेलिस्ट है। तो रामचंद्र शुक्ल वाली में आपको श्रद्धा और भक्ति निबंध मिल जाएगा। इसके कई भाग हैं, बड़ा निबंध है, ध्यान पूर्वक पूरा निबंध आप पढ़िएगा क्योंकि ये आपके गद्यांश यदि आ गया तो उसमें भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
नाखून की ओर बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी आपको निबंध वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। गंधवादन कुबेर नाथ राय का, यह भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यानी लगभग जितनी भी रचनाएं आपकी हैं वो सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। कोई पुस्तक और इधर उधर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, बस तैयारी करनी है, लगातार नियमित रहना है, नियमित कक्षाएं लीजिए। बिल्कुल आसान आपका सिलेबस है, बिल्कुल कतई भी घबराने वाली बात इसमें नहीं है। कहानियों में उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कफन प्रेमचंद्र की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कल ही मैंने पढ़वा दी है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अज्ञे की कहानी है रोज, यह नेट के सिलेबस में भी लिखी गई है, लेकिन रोज इसका पुराना नाम है, इसका नाम बदल के बाद में गैंग्रीन कर दिया था, तो ये कहानी भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, मिल जाएगी। बचती हैं दो कहानी, पराई प्यास का सफर आलम शाह खान और उजाले के उल्लू विजय दान देता, यह भी आपको कल परसों में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। यानी कि बहुत कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांस्कृतिक की है, इसको भी लगभग मैं आपको ये भी प्लेलिस्ट के अंतर्गत में करवा दूंगी, ठीक है। तो ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कुल मिला के आपको कुछ भी अलग से अतिरिक्त पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप समर्थ हैं तो खरीद लीजिएगा, और यदि पहले से कोई आपके पास पुस्तक है तो उसी से भी काम चल सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें अलग लगा है कि आप घबराएं। बहुत से विद्यार्थी इस बात से चिंतित हैं कि अरे ये तो एग्जाम डेट के बाद सिलेबस आया है, तो सिलेबस में ऐसा कोई व्यापक बदलाव नहीं है, कुछ कहानियां बदल दी, कुछ निबंध इधर उधर कर दिए, कुछ टॉपिक इधर उधर कर दिए, तो उनको आसानी से किया जा सकता है, ठीक है, यदि हम पहले से तैयारी कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की, जिसमें मोटे रूप से मैं कहूं तो हिंदी साहित्य हमारा लगा हुआ, हिंदी साहित्य का इतिहास ये टॉपिक लगा हुआ है। 5 इसमें भी 5 इकाइयां कुल मिला के। जिस प्रकार नेट में 10 इकाइयां होती हैं, उसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी इन्होंने 10 ही इकाइयां रखी हैं। बस पेपर को 2 भागों में बांट दिया, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र है वही जो नेट में हम पढ़ के आए, अलग से कुछ भी नहीं है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहा है उसने नेट तो किया ही होगा, तो सेम सिलेबस है। अब इसकी पूरा सिलेबस है, इसके टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा आपका सिलेबस है इसके लिए चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक है हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, वह आपको पढ़ना है, छोटी सी नोट्स के फॉर्म में पुस्तकें, छोटी छोटी सी 17-18 वीडियोस होंगे एक पुस्तक के, 2 पुस्तकें हैं बनी हुई है, वो पढ़ लीजिए। उसके बाद हिंदी साहित्य में सर्वाधिक प्रमाणिक, सर्वाधिक परीक्षा उपयोगी पुस्तक, जहां से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और विवाद होने पर जिस पुस्तक का आधार ग्रहण किया जाता है वो है रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ। पूरा की पूरा निशुल्क रूप से प्लेलिस्ट पे मैंने व्याख्या सहित आपको पढ़ाया है, अभी समय है उसे पढ़िए। उसमें जो लाइनें मैंने हाईलाइट भी आपको करवा दी हैं जो प्रमुख है, साथ ही साथ जो पुराने प्रश्न पत्रों में पूछे हुए हैं प्रश्न वो भी मैंने हाईलाइट करवा दिए, उनको आप रजिस्टर में नोट डाउन करते चलें। यानी पूरा के पूरा आपका द्वितीय प्रश्न पत्र आपको एकदम तैयार चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा नोट्स भी मैं आपको चैनल पे उपलब्ध करवा रही हूँ निःशुल्क, कोई आपसे शुल्क नहीं लिया जा रहा है। बस जैसा कि कहा कि हर चीज की कीमत होती है, कीमत बस यही है कि आप यदि कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो अपने कोचिंग के मित्रों को आप इस चैनल के बारे में बताइए। यदि आपके गांव में दीदी, भाभी, बुआ, मौसी तैयारी कर रही हैं जहां जिनकी पहुंच कोचिंग तक नहीं है, या ऐसे विद्यार्थी जो पुस्तकें खरीदने में समर्थ नहीं है, उनको आप चैनल के बारे में बताइए ताकि वो वहां से निःशुल्क रूप से पूरी की पूरी पुस्तक पढ़ लें। मैं शॉर्ट में भी आपको करवा सकती थी, लेकिन उद्देश्य बस यही है कि मुझे तो पढ़ाना है ही, तो उसमें क्यों ना मैं पूरी पुस्तक करवा दूं ताकि जो लोग पुस्तक नहीं खरीद पा रहे वो उन लोगों की सहायता हो जाए। तो अब नोट्स की बात करूं तो आपका लेखन परंपरा है और इससे संबंधित कई सारे नोट्स वगैरह मैं करवा चुकी हूं। गद्य विधाओं से रिलेटेड नोट्स भी चैनल पे उपलब्ध है। यानी कि आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है इसके लिए परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, पूरा आपको प्लेलिस्ट में से मिल जाएगा। मेहनत आपको करनी है और विषय सामग्री मैं दूंगी, उसके बाद सिलेक्शन की गारंटी है, ठीक है। लेकिन अब आप ये करें कि राजस्थान वाला जो पेपर है उसको आप स्वयं तैयार करेंगे, ठीक है। 5 इकाइयों में इन्होंने बांटा है, इसको इकाइयों में बांट दीजिए, सीधी सी है। एक है हमारा साहित्य लेखन की परंपरा और आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा होता है आधुनिक काल और 5वां होता है आधुनिक काल का काव्य, आधुनिक काल का गद्य और काव्य, ठीक है। आधुनिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं, पद्य और गद्य। शुक्ल की पुस्तक में बिल्कुल टॉपिक वाइज जैसा इसमें टॉपिक दिया हुआ है वो मैं कर। अब एक आपका टॉपिक है लास्ट वाला, समकालीन कविता। इसमें अशोक वाजपेयी, अरुण कंवल, आलोक धनवाल, लीलाधर जगूड़ी और वेणुगोपाल, नंद चतुर्वेदी और हरीश नादानी, ये नए लगे हुए हैं, इनके मैं आपको नोट्स दे दूंगी।
अब अगर पूरा पढ़ के सुनाना है सिलेबस तो फटाफट से मैं पढ़ देती हूँ। बाकी तो ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 ही काल, 4 काल हैं आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास के। चारों काल हमें पढ़ने हैं और गद्य विधाएं पढ़नी है, गद्य और पद्य पढ़ना है, बस सीधा सा है। फिर भी पढ़ के सुना देती हूँ आपकी तसल्ली के लिए। लेखन की परंपरा, काल विभाजन और नामकरण, प्रमुख इतिहास ग्रंथों का परिचय, आदिकाल में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां, सिद्धनाथ जैन, रासो काव्य परंपरा, तत्संबंधी प्रामाणिकता का प्रश्न, प्रमुख कवि एवं उनकी रचना, सरयपाद, गोरखनाथ, चंद्रवरदाई, नरपति नाल, अमीर खुसरो और विद्यापति। ये जो लगा हुआ है इसको आप किसी नोट से तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है काव्य परंपरा एवं तत्संबंधी प्रामाणिकता का प्रश्न, यानी कि शुक्ल की पुस्तक को आधार बनाकर आपका ये सिलेबस तैयार किया गया है। इस पे चर्चा करी है व्यापक शुक्ल ने, बहुत सारे उदाहरणों से, बहुत सारे विद्वानों के द्वारा, विद्वानों के मतों के द्वारा शुक्ल ने अपने मत को प्रस्तुत किया है। तो इसके लिए आपको शुक्ल की पुस्तक ही पढ़नी चाहिए। इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए कि मैंने चैनल पे पढ़ाई है, भाई मैं तो कह रही हूँ यदि आपके पास है तो आप उसे पढ़ डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, चैनल से मत पढ़िए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूंगी कि शुक्ल को पढ़े बिना मत जाइएगा। आपको बहुत लोग नगेंद्र के बारे में बताएंगे, क्योंकि नगेंद्र एक इजी बुक है। जब कभी अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने भी कहीं किसी से पूछा था, उन्होंने मुझे विशेषतर राजस्थान में नगेंद्र की बुक को थोड़ा ज्यादा वो रहता है, कोचिंग वाले तो नगेंद्र की बुक आपको बताएंगे। तो वो आपकी इच्छा है, पढ़िए, नगेंद्र भी पढ़िए, शुक्ल भी पढ़िए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नगेंद्र को मत पढ़िए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो शुक्ल को भी पढ़ लेना। बाकी आप 8 बुक पढ़ो, 10 बुक पढ़ो, जितनी क्षमता है उतनी पढ़ो। लेकिन यदि सिर्फ आप कहोगे कि मैडम एक बुक बता दो, तो मैं फिर आपसे लौट के यही कहूंगी, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, बस शुक्ल की पुस्तक को पढ़े बिना मत जाइए। बाकी आप कहीं से भी नोट्स पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, वो आपकी अपनी इच्छा। भक्ति काल, भक्ति काल के अंतर्गत साहित्य का ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक आधार, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, भक्ति आंदोलन की दार्शनिक पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय आचार्य, भक्ति का क्षेत्रीय वैशिष्ट्य और राजस्थान में भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन में सामाजिक समरसता, भक्तिकालीन प्रवृत्तियां, निर्गुण साहित्य, कबीर रैदास दादू, काव्य कुतुबन मंजन जायसी, कृष्ण काव्य के अंतर्गत सूरदास नंददास मीरा, राम भक्ति साहित्य में तुलसीदास को बस पढ़ना है। बाकी से प्रश्न वो राम भक्ति साहित्य के अंतर्गत नहीं पूछेगा, ये सिलेबस में लगा हुआ है, पेपर में पूछ ले उस बात की गारंटी नहीं है। तो ये आप अपने टॉपिक देख सकते हो, सब कुछ पढ़ लीजिए और उसमें से ये जो दिए हुए हैं इसको हाईलाइट कर लीजिए कि पेपर में सिर्फ तुलसीदास पढ़ के जाना है। लास्ट में एक बार समझने के लिए सब पढ़ना पड़ेगा, मतलब बुक पढ़नी पड़ेगी, बाकी आप हाईलाइट करते जाइए और केवल शॉर्ट नोट्स तैयार रखिए। पेपर की जब 1 महीना रहेगा तो केवल उन्हीं को हमें बार बार रिवाइज करना है। रीतिकाल के अंतर्गत पढ़ना है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, काव्य शास्त्र, रीतिकालीन साहित्य की स्रोत सामग्री, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कवि, प्रमुख कवि रचनाएं, केशवदास, मतीराम, भूषण देव, भिखारी, बिहारी, पद्माकर, सेनापति, आलम और घनानंद। बोधा को छोड़ देना है इसके अनुसार, ठीक है। अब ये सिलेबस आपका कह रहा है, प्रश्न पूछेगा या नहीं इस मामले में तो तय नहीं है, लेकिन ये जो कह रहा है वो मैंने आपको बता दी। आधुनिक कालीन काव्य के अंतर्गत ये हमसे पूछेंगे ऐतिहासिक सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, 1857 का स्वाधीनता संग्राम, हिंदी नवजागरण, भारतेंदु और उनका मंडल, भारतेंदु युगीन, हिंदी पत्रकारिता, महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती की भूमिका, ये सभी टॉपिक एज इट इज शुक्ल की पुस्तक में मिल जाएंगे। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, सभी हम पढ़े आए हैं। छायावाद की पृष्ठभूमि प्रवृत्तियां हम पढ़े आए हैं, चारों कवि छायावाद के हम पढ़े आए हैं, सब कुछ शुक्ल की बुक से हम पढ़े आए हैं। अब केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर, मुक्तिबोध, प्रयोगवाद और नई कविता, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, विजयदेव नारायण शाही, जगदीश गुप्त और समकालीन कविता में अशोक बाजपेयी, अरुण कमल, आलोक धनवा, लीलाधर जगुड़ी, वेणुगोपाल नंद चतुर्वेदी, हरीश भादानी जी, ये हमें तैयार करने हैं, ठीक है। कुछ जो काव्य वाला पक्ष, अब गद्य में हम पूरा पढ़े आए, हिंदी गद्य विकास, भारतेंदु, हिंदी गद्य और महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी पढ़ चुके हैं। हिंदी उपन्यास का विकास, प्रमुख उपन्यासकार, ये सब पढ़ चुके हैं। कहानी भी पढ़ चुके हैं, नाटक, निबंध, आलोचना पढ़ चुके हैं। अब जो पढ़ने को शेष है वो कथेतर विधाओं का विकास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता परंपरा और वैशिष्ट्य, ये टॉपिक हमारा रह गया है जो हमें पढ़ना है। यानी कुल पूरा के पूरा साहित्य हमारा 2 बुक से हम तैयार कर चुके हैं। बहुत साहित्य में से बहुत कम पोर्शन, यानी लगभग द्वितीय पेपर हम पूरा तैयार कर चुके हैं। बहुत थोड़ा सा जो बचा है हमें पढ़ना है। सेम चीज है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है, तो पैटर्न में आपको पढ़कर यहाँ नहीं सुनाऊंगी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। बहुत सी जो सरल चीजें हैं जो आपको प्रत्येक गाइड में मिल जाएंगी, कुछ वो सभी विद्यार्थी पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इतनी जल्दी डेट आ गई। देखिए
मैं फिर ये बार बार कहती हूँ कि फॉर्म भरे ही लाखों भरे जाएं, लेकिन जो कंपटीशन होता है वो कुछ हजार विद्यार्थियों में ही होता है जो एक्चुअली तैयारी कर रहे हैं लग के। उन 1000 विद्यार्थियों में से भी जो प्रमाणिक पुस्तकों से तैयारी करते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक है, आप कोई सामान्य उसके लिए नहीं जा रहे कि कोचिंग के नोट्स पढ़कर आप उत्तर दे देंगे, उस तरीके का आपका पेपर सेट नहीं होगा ये, ठीक है। इसकी तैयारी के लिए पुराने पेपर शीघ्र ही मैं राजस्थान असिस्टेंट वाले ला दूंगी, और राजस्थान के सेट के जो पेपर है पुराने वो भी मैं करवा दूंगी। सब कुछ जैसा कि मैंने कहा, आप बस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन में ऑल वाला ऑप्शन प्रेस करेंगे, नियमित कक्षाएं लेंगे, अप्रैल तक आप नियमित मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। कुछ आपके संशय हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, उसका उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगी, और बस तैयारी करते रहिए। हाँ, मुख्य बात, इसके लिए प्लेलिस्ट में से नेट परीक्षा के पुराने पेपर करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रतिदिन, अब समय नहीं है, प्रतिदिन एक नेट का पेपर आप लगाएंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में, ठीक है। अगर कोई भी पीजीटी स्तर का यानी टीजीटी सेकंड ग्रेड वाले पेपर छोड़ दीजिए, बाकी पीजीटी के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, नेट के जो पेपर हैं आपको लगा लेने चाहिए, चाहे उन्हें महत्वपूर्ण प्रश्न मान के लगाइए, मूल्यांकन पत्र के रूप में लगाइए, प्रैक्टिस सेट के रूप में, कुल मिला के लगाने ही लगाने, ताकि हमने जो पढ़ा है उसका साथ के साथ रिवीजन इन पुराने प्रश्न पत्रों के माध्यम से हो जाए। पेपर में कितनी जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं उसकी भी प्रैक्टिस हमारी बनी रहे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।